नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मधुमक्खी के छत्ते की तरह किसी ने देश और दुनिया को छेड़ दिया है। आप मधुमक्खियों को गिन सकते हैं, ना उनसे बच सकते हैं। किसी ने छत्ते को छेड़ा है और सब बचने के लिए भागे जा रहे हैं। जिनके काटने से दर्द तो होता ही है, ना भी काटे तो लगता है काट लिया है। इस हंगामे में वेनेजुएला पर हमले को लेकर अमेरिका में कुछ भी ठेला जा रहा है। सही सवालों के बीच 10-20 कुतर्क भी ठेल दिए जा रहे हैं, या फिर कुतर्कों की भीड़ में सही सवाल कहीं खो जा रहे हैं। सब के सब नॉर्मल होते जा रहे हैं, जैसे भारत में राम रहीम की परोल नॉर्मल हो गई है। इस हमले को लेकर भारत की चुप्पी को सही ठहराने के लिए एक से एक दलीलें चलाई जा रही हैं। भले मधुमक्खी डंक मार दे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी भी स्थिति में ग्लोबल लेवल पर कमजोर ना दिखें, नाकाम ना दिखें, कोशिश नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। अमेरिका को लेकर भारत ने चुप्पी की यह कौन सी डिप्लोमेसी अपना रखी है कि भारत की चुप्पी को अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर सीनेटर तक, रिप्रेजेंटेटिव तक सरेआम एक्सपोज कर देते हैं। दर्शक भी क्या करें, उसे भारत का पक्ष समझ नहीं आ रहा। वह वेनेजुएला पर हमले को सही और गलत ठहराने वाली दलीलों को पढ़ पढ़ कर परेशान है। ग्लोबल लेवल पर उलझन पर क्यों शर्मिंदा हो, लोकल लेवल पर ही पकड़ नहीं पा रहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिलती और हत्या और बलात्कार के मामले में आजीवन कैद वाले राम रहीम को 40-40 दिनों की परोल मिल जाती है। 1 साल से ज्यादा परोल पर बाहर रह लिया और उमर से कहा गया 1 साल बाद बेल की अपील करना। भारत के लोग करें तो क्या करें, ना ग्लोबल हाथ लग रहा है, ना लोकल समझ आ रहा है। जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उस तरह से राम रहीम को अब खुद को निर्दोष घोषित कर देना चाहिए। भारत में बाबा और दुनिया में ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ट्रंप के आगे दुनिया चुप है, वैसे ही बाबाओं के आगे भारत की सारी व्यवस्थाएं चुप नजर आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने चाटुकारों के साथ, अपने अधिकारियों, अपने सेनेटर के साथ खड़े होकर दिन दहाड़े भारत का अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हम पर फब्तियां कसते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, स्निगर करते हैं हम पर। वो ये तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो आजकल खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर काम कर रहे हैं। जैसे रूस से तेल इसलिए कम खरीदा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। और उसके बाद उनके बगल में खड़ा हुआ सेनेटर कहता है कि भारत के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब को समझाइए, हम लोग रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, हमसे वो खुश हो जाएं। अरे भाई, ऐसा क्या खुश करने का मन बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश के आत्मसम्मान से ज्यादा है। ये सब कहा डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने, लेकिन भारत सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली भारत के इस अपमान पर। कितना कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, किस मोड़ पर लाकर इस देश को खड़ा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा खुलेआम अपमान कर रहा है। और तो और, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और छोटे छोटे देशों ने इसकी निंदा करी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएन चार्टर्स को ताक पर रखकर यह काम किया गया था। भारत का स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं है। क्यों थरथराते हैं मोदी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप उनके बारे में जो भी कहते रहे हैं उसका जवाब देते रहें, वेनेजुएला की घटना पर बोलते रहें, रूल बेस्ड ऑर्डर पर बोलते रहें। इस सच्चाई का सामना कर लीजिए, भारत की विदेश नीति घर में घुस गई है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी मौन रहने के लंबे दौर में चले गए हैं। चुनाव आयोग ही उनकी मदद कर सकता है। जल्दी कहीं चुनाव का ऐलान कर दे ताकि उनका भाषण शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप उनसे नाराज हैं। इस बात को कैसे समझें और समझकर इसका क्या करें। एयरफोर्स 1 के भीतर दरवाजे पर ट्रंप ऐसे खड़े हैं जैसे आनंद विहार से कासगंज जाने वाली बस में सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं कि इसे अपमान के रूप में ले ही नहीं रहे। ट्रंप बोले ही जा रहे हैं और मोदी बोल भी नहीं रहे। The chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. राष्ट्रपति ट्रंप को लिखकर रख लेना चाहिए। वो कुछ भी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। भारत ने इस बात का बुरा मानना बंद कर दिया है
कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक तरीके से बात करते हैं। ट्रंप जहां जाते हैं वहां जाना भी बंद कर दिया है। ऐसा नहीं कि अमेरिका के हिसाब से काम बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मोदी के हिसाब से अमेरिका नहीं कर रहा। भारत की जनता को बताया गया प्रधानमंत्री मोदी दिन रात काम करते हैं, 4 ही घंटे सोते हैं, लेकिन अमेरिका की जनता को भी अब यही सवाल अपने राष्ट्रपति को लेकर पूछना चाहिए कि यह बंदा अमेरिका चला रहा है या दुनिया चला रहा है, दोनों कैसे चला रहा है। कभी चीन से उलझा रहता है, कभी रूस से, कभी पुतिन के लिए कालीन बिछाता है, कभी जेलेंस्की से भिड़ जाता है। ईरान पर हमला, वेनेजुएला पर अटैक, सोचिए ट्रंप कितने घंटे काम करते होंगे। इस बीच ट्रंप गोल्फ के लिए भी समय निकाल लेते हैं, मस्क वगैरह के साथ लंच डिनर भी कर लेते हैं, तब भी चारों तरफ अटैक का बवंडर मचाया हुआ है। क्या ट्रंप को भी परमात्मा ने भेजा है? 2025 में अनाप शनाप टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 2026 में वेनेजुएला पर हमला करने के बाद ईरान, क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया सबको धमका रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र WHO जैसी संस्थाओं को कुछ नहीं समझते, इनकी फंडिंग घटा दी और ब्राजील में जलवायु सम्मेलन में अमेरिका को जाने से रोक दिया। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक में खुद नहीं गए। ऐसा लग रहा है ग्लोबल लेवल पर अकेले ट्रंप ही दिन रात काम कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। एक अकेला बंदा ट्रंप, उसके फैसलों को समझने में दुनिया उलझी पड़ी है। लेख पर लेख लिखे जा रहे हैं, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। जब तक आप तेल के एंगल से वेनेजुएला पर हमले को समझते हैं, तब तक पश्चिमी गोलार्ध से चीन, रूस और ईरान को खदेड़ने का एंगल आ जाता है। मुनरो के सिद्धांत को डॉनरो के नाम पर पुकारा जाता है। ट्रंप ने मुनरो की थ्योरी को और भी बड़ा कर दिया, उलझा दिया। इतना डिबेट जनरेट कर दिया है ट्रंप ने इस वक्त दुनिया में। अखबार के अखबार भरे पड़े हैं, प्रोफेसर के प्रोफेसर भिड़े पड़े हैं, और हम इन्हें लोकेट नहीं कर पा रहे कि 10-12 साल तक सुपर पावर बनने की वर्जिश करते रहे, उसका क्या हल निकला। सुपर पावर और विश्व गुरु बनने के सारे प्रयासों के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों नजर आते हैं? फिर भारत किस दिन के लिए विश्व गुरु बनना चाहता है? क्या डिप्लोमेसी की ऐसी यूनिवर्सिटी खोलने वाला है जिसका वाइस चांसलर बनकर भारत क्लासरूम में एक शब्द भी ना बोले? हमारे लोकल ग्लोबल लीडर पहले तो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते थे, अब तो वो भी नहीं कर रहे। और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जहां भी गए उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, उनकी यात्राओं को ढिंढोरा पीटा गया। ग्लोबल लेवल पर भारत की राय ली जा रही है, विदेशों में भारत का नाम हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। तो यही बताइए कि भारत से क्या राय ली जा रही है, क्या राय मांगी भी जा रही है। अब शुरू हुआ है लीपा पोती का खेल। शिवनादर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हैप्पीमॉन जेकब। जेकब का कहना है, हम मेगाफोन डिप्लोमेसी में यकीन नहीं करते, हम अपने सहयोगी देशों से प्राइवेट में बात करते हैं। रियली हम मेगाफोन डिप्लोमेसी में यकीन नहीं करते प्रोफेसर साहब। डिप्लोमेसी को इवेंट में बदलने वाला देश भारत अगर कहे कि मेगाफोन डिप्लोमेसी में यकीन नहीं करते, तो कौन यकीन करेगा। दिल्ली में G20 के समय जो तमाशा हुआ, सबने कहा कि हर सदस्य बारी बारी से अध्यक्ष बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन G20 को सर्कस में बदला गया। पूरे भारत में, खासकर हिंदी प्रदेशों में मेगाफोन डिप्लोमेसी की गई, और अब कह रहे हैं मेगाफोन डिप्लोमेसी हम नहीं करते। दिल्ली के चप्पे चप्पे में और देश भर में G20 का लोगो छपवा दिया गया, पानी की टंकी पर पुतवा दिया गया। क्या यह मेगा डिप्लोमेसी नहीं थी? उस समय भारत फिर क्यों बताने में लगा था? भारत दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है, और अब लॉजिक चला रहे हैं, बोलने बालने में यकीन नहीं रखते, चुपचाप काम करते, मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं करते। हिंदी प्रदेश में प्रचार के लिए मेगाफोन डिप्लोमेसी ठीक है, लेकिन वेनेजुएला की बात उठी तो हम मेगाफोन डिप्लोमेसी में यकीन नहीं रखते। तब फिर प्रधानमंत्री का बार बार विदेश जाते रहना, विदेशों में भारतीयों से स्वागत करवाना, इतने पैसे खर्च करना, रैलियां करना, भाषण देना, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के साथ गले जाकर मिल जाना, फोटो निकालकर प्रचार करना
कि हम ग्लोबल मंच पर आ गए हैं, ताकतवर हो गए हैं। क्या ये सब मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं है? इसी से सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जबरदस्ती के तर्क खोजे जा रहे हैं ताकि यह ना लगे कि इस ग्लोबल इवेंट में वे वेकेशन पर हैं। मेगाफोन डिप्लोमेसी, एक फोन ट्रंप का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी तुरंत ट्वीट करते हैं, बात हो गई है, दोस्त का फोन आया था। क्या यह मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं है? ट्रंप तो इसी हंगामे में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रहे हैं, मैं उनसे नाराज हूं, मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारत प्राइवेट में इस बात की निंदा करने वाला है कि पीएम को लेकर इस तरह से मत बोला कीजिए? जेकब कहते हैं हम अपने पार्टनर से प्राइवेट में बात करते हैं, तो क्या भारत ने वेनेजुएला को लेकर अमेरिका से प्राइवेट में कुछ कहा है? राजदूत व्यवहारिकता को देखते हैं और यह ठीक भी है, लेकिन इस व्यवहारिकता का कोई सिद्धांत क्यों नहीं होता, कोई नैतिकता नहीं होती? यह कैसे हो सकता है? क्या देशों के बीच के संबंध कंपनियों के लिए किए जाते हैं जो केवल व्यापार की शर्तों से तय होते हैं, सही और गलत से नहीं? निरुपमा राव सीरियस डिप्लोमेट मानी जाती हैं। इनका कहना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत जैसे देश के लिए बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन का सामान्य हो जाना आगे चलकर गंभीर जोखिम हो सकता है। भारत का काम ताली बजाना नहीं, ना नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, अपनी रणनीतियों के हिसाब से चलते रहना है। भारत जंगलों वाली दुनिया में रहता है जहां ताकत का कानून चलता है, लेकिन अपने करीब वह संप्रभुता और बेदखली को महत्वपूर्ण मानता है। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है बिना समर्पण के ताकत को समझना और तनाव की स्थिति में दूरदर्शिता, स्पष्टता और अनुशासन के साथ अपनी समझ को बचाए रखना। कमाल का तर्क है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता क्या है? अमेरिका ने जब चाहा टैरिफ लगाया, भारत चुप रहा, यह स्वायत्तता होती है? अभी तक इसे सुलझाया भी नहीं जा सका है। अमेरिका ने दबाव डाला रूस से तेल ना खरीदें, भारत ने तेल खरीदना बहुत कम कर दिया। इसकी जानकारी भारत के पेट्रोलियम मंत्री अपनी जनता को नहीं देते, बल्कि भारत के राजदूत चुपके से ट्रंप की पार्टी के प्रतिनिधि को देते हैं। यह रणनीतिक स्वायत्तता है। क्या यह ताकत के आगे समर्पण नहीं है? And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after They this, wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid of bad for that. them. रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने जिस तरह से जहाज में कहा, क्या उसमें दोनों बातों की झलक है जो निरुपमा राव कह रही हैं, या फिर इन बातों पर बातों का पर्दा चढ़ाया जा रहा है ताकि दीवार की सीलन किसी को दिखाई ना दे? ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी चुप हो गया है, भारत भी चुप हो गया है, लेकिन हैप्पीमोन जैकब एक और तर्क ले आए कि अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की मदद नहीं की, तो भारत समझ गया कि वॉशिंगटन के साथ उसका रिश्ता लेन देन का ही है। अगर हमने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की निंदा की तो वह अगले किसी संकट के समय हमारे विरोधी के साथ चला जाएगा। यह अस्तित्व का भी मामला है। आपको यह बात समझाई जा रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब भारत वेनेजुएला की निंदा नहीं करेगा तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ नहीं झुकेगा। भारत इसलिए निंदा नहीं कर रहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, तो क्या अभी वह पाकिस्तान के साथ भारत से ज्यादा नहीं दिख रहा? चीन के साथ कुछ भी होने पर अमेरिका भारत की मदद करने आ जाएगा। यह उम्मीद हम अब भी अमेरिका से कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने भारत की मदद क्यों नहीं की? क्या इस सवाल को लेकर भारत की कूटनीतिक असफलता पर बात नहीं होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बोला जा रहा है ताकि इस वक्त डिप्लोमेसी की दुनिया में भारत जीरो पर खड़ा दिखाई ना दे और जनता को समझाया जा रहा है कि हम किस लिए चुप हैं। चुप रहने के बाद भी ट्रंप ने भारत को लेकर जब तब अपमान करना नहीं छोड़ा। अगर भारत अपने हितों के लिए चुप है
और यही इस वक्त का नैतिक तकाजा है, तो अमेरिका के साथ उसके कौन से हितों की रक्षा हो रही है? वीजा को लेकर जब तब परेशान किया जा रहा है, नियम कभी भी बदल दिए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में विस्तार से खबर छपी है कि अमेरिका में अब भारतीयों के साथ बर्ताव बदल गया है, उन्हें नारेबाजी से लेकर तानेबाजी का शिकार होना पड़ रहा है। यह तो और भी विचित्र दलील जो प्रोफेसर हैप्पीमॉन जैकब दे रहे हैं कि पड़ोसी देशों का मामला होता तो और बात होती, लेकिन भारत के लिए वेनेजुएला और यूक्रेन का मामला उसके हितों की प्राथमिकता में नहीं आता है। इसलिए अमेरिका के कदम की निंदा करना भारत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ट्रंप के हमले को लेकर सारी दुनिया में यही तो बात हो रही है कि उनके इस कदम से रूस और चीन को अपने पड़ोस में मनमानी करने की छूट मिल जाएगी। तो वेनेजुएला में जो हुआ उसका संबंध आपके पड़ोस से भी है। पड़ोस के नाम पर चुप्पी को सही मत ठहराइए। रूस कहता है यूक्रेन हमारा, चीन कहता ताइवान हमारा, कल चीन कुछ और कहने लग जाएगा, तब किस आधार पर निंदा करेंगे? बोलेंगे? चीन छोड़िए, कल अगर अमेरिका पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश में हस्तक्षेप करेगा, कर भी रहा है, तो भारत विरोधी नेताओं को सरकार में बिठाने लग जाएगा, तब भारत बोलेगा? उस दिन के लिए बचा कर रख रहा है, तब उसके पास कौन सी नैतिक शक्ति बची होगी? यह कौन सी नैतिकता हो गई कि 100 किलोमीटर के पार अगर गलत होगा तो हम चुप रहेंगे, 100 किलोमीटर के रेंज के भीतर गलत होगा तभी हम बोलेंगे? सच्चाई का सामना कीजिए। हैप्पीमॉन जैकब कहते हैं यूक्रेन भारत की प्राथमिकता में ऊपर नहीं है। तब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन क्यों गए थे? किस नीति के तहत गए थे? बताना चाहिए क्या करने गए थे? क्यों झूठा प्रचार करवाया कि इनके फोन करने से रूस ने यूक्रेन का युद्ध रोक दिया? अब उसी ट्रंप के कहने से रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए। भारत की कूटनीति का सफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। यह लॉजिक भी सुनिए। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की, इसीलिए वेनेजुएला पर हमले की निंदा नहीं करेगा। लेकिन यह सवाल तो तब भी पूछा गया, रूस के हमले की निंदा क्यों नहीं की? अगर तब रूस से दोस्ती निभा रहे थे तो अब भी निभाइए। अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल खरीदना क्यों कम किया? जब आप निंदा नहीं कर रहे हैं तो फिर चिंता ही क्यों जता रहे हैं? वह भी मत जताइए। फिर भारत विश्वगुरु की दावेदारी क्यों करता है? क्यों मोहन भागवत हर भाषण में विश्वगुरु 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 करते रहते हैं? पूरे देश को विश्वगुरु के नाम से पका रखा है और जब बारी आती है तो विश्वगुरु छोड़कर पड़ोस के गुरु बनने लग जाते हैं। अगर भारत की चुप्पी को रणनीतिक समझदारी बता रहे हैं तो यह भी बताइए कि भारत को इन सब से क्या मिल रहा है? क्या ट्रंप को फर्क पड़ता है कि भारत चुप है, उसके साथ बस काम से काम रखता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखता है? अगर फर्क पड़ता तो फिर आज लिखने वाले यह लिखते कि टैरिफ का विवाद भारत ने सुलझा लिया। 6 महीने से ज्यादा गुजर गए, 8 महीने से ज्यादा गुजर गए, उस नाकामी की बात क्यों नहीं होती? इन खबरों को कैसे समझेंगे? कभी खबर छपती है टैरिफ के बाद भी निर्यात का असर नहीं, कभी खबर छपती है तमाम सेक्टरों की हालत खराब है, निर्यातक बेचैन है। यही रिपोर्ट देखिए, इससे यही लगता है निर्यातक परेशान है, उन्हें मुनाफा नहीं होगा तो नौकरियों पर असर पड़ेगा। अमेरिका में निर्यात करने के लिए अपना मार्जिन घटा रहे, खरीदार भी अपना मार्जिन कम कर रहा है ताकि बिजनेस चलता रहे, मगर इसका कितना असर पड़ रहा होगा कारोबार पर, क्यों निर्यातकों से पूछा नहीं जा रहा? भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों में 20% की गिरावट आई है, आभूषणों के निर्यात में 70% की गिरावट हुई है, कुल निर्यात में 37% की गिरावट आई है। अचानक सारी स्टोरी गायब कि टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ा? भारत की चुप्पियों से भी टैरिफ का मसला हल नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2025 से भारत टैरिफ का सामना कर रहा है, 8 महीने गुजर गए। साफ साफ कहिए विदेश नीति फेल हो चुकी है, इसका असर नहीं है। अब तो दूसरे देश भी भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। मैक्सिको भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर चुका है, लेकिन भारत चुप रहने को मेडल की तरह पेश कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप की शर्तों पर ही डील होगी, लेकिन अभी तक तो वह भी नहीं हुई और भारत के निर्यातकों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. एक तरफ
अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चला रहे हैं देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है। आज किसी भी ग्लोबल संकट में भारत की निर्णायक भूमिका नहीं नजर आती, बल्कि उल्टा भारत संकट में दिखने लग जाता है। इसे लेकर भारत में कम से कम खुलकर बात होनी चाहिए। खुलकर बोलने का मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की नाकामी पर चांदी का वर्क चढ़ाते रहें। अमेरिका में लोग अमेरिका के ही खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सीनेटर मार्क केली ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की तो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट को कम किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 25 साल अमेरिकी नौसेना में काम किया, 39 बार मिशन पर गए। फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत किसी भी अमेरिकी को बोलने का अधिकार मिला है, उसी के तहत उन्होंने बोला। तो ट्रंप प्रशासन उनके रिटायरमेंट बेनिफिट में कटौती कर रहा है। केली ने ट्रंप को लिखा है कि यह सब मत तय करो कि अमेरिका के लोग सरकार के बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन यही सब अब दुनिया भर में तय होने लगा है। यही नहीं, ब्रिटेन की संसद में खड़ी होकर सांसद ज़ारा सुल्ताना ने सवाल पूछ दिया, क्या लीगल होगा कि कोई विदेशी शक्ति यह कहकर ब्रिटेन पर बम गिरा दे, लाखों लोगों को मार दे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कानून तोड़ा है। 2 days ago, the United States carried out an illegal and unprovoked military attack on Venezuela, killing at least 40 people. During that attack, the Venezuelan president and his wife were abducted from their home and taken to the US on bogus drug-related charges. This Labour government is now refusing to assess whether this is legal. So I ask the Secretary of State this: if a foreign power accused the British Prime Minister of breaking its domestic law, bombed targets in the UK, killed dozens of British citizens and abducted the Prime Minister and his wife in the middle of the night, would the government be able to say that was legal? Or is international law only something that applies when Donald Trump says it can? And in that case, is the Prime Minister and this Labour government anything more than Donald Trump's poodle? भारत कहां है और क्यों चुप है? यह मत कहिए पड़ोस में कुछ नहीं हुआ है तो भारत कुछ नहीं बोलेगा। यह मत कहिए कि भारत रिश्तों में चुप्पियों को प्राथमिकता देता है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारत अपनी चुप्पियों से कूटनीति में कोई नई रेखा खींच रहा है। इन चुप्पियों के नतीजे भी दिखने चाहिए, दिख नहीं रहे। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर के समय सांसदों के दलों को 30 से अधिक देश भेजने की नौबत आई। उसका हासिल क्या निकला, उस चैप्टर को भी तुरंत ही भुला दिया गया। जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में दुनिया 3 हिस्सों में बटी होती है, ओशियाना, यूरेशिया, स्टेशिया। इन तीनों के बीच युद्ध जारी रहता है। कई बार इन तीनों में से 2 आपस में मिल जाते हैं, तीसरे के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। क्यों मिल गए, कभी कारण नहीं बताया जाता, बस पाला बदल लिया जाता है। पार्टी का फरमान जारी होता है कि हम हमेशा से यूरेशिया से लड़ते रहे। अखबारों और इतिहास की किताबों में तुरंत सब कुछ बदल दिया जाता है, यूरेशिया को दुश्मन बना दिया जाता है। कहने का मतलब है लॉजिक का कोई मतलब नहीं रहा, ना जरूरत। यही आज हो रहा है। एनी एप्लेबॉम ने द अटलांटिक में अपने लेख की शुरुआत 1984 के इस अंश से की है, लेकिन यह भारत के संदर्भ में भी कितना सटीक बैठ जाता है। दिल्ली में G20 के वक्त भारत ग्लोबल लीडर बन जाता है, वेनेजुएला पर कब्जे के वक्त भारत लोकल लीडर बन जाता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में पाकिस्तान से मैच खेल लेता है, मगर बांग्लादेश के प्लेयर को IPL से निकलवा देता है, मगर उसी बांग्लादेश के साथ T20 भी खेलता है। एनी कहती हैं कि दुनिया ऑरवेल के उपन्यास की तरह हो गई है, जो कहानियों में है वो अब सच की तरह दिखाई देता है। आज यूरोप की हैसियत नहीं रही। सारे यूरोप की GDP रूस से कहीं ज्यादा है मिलाकर, फिर भी यूरोप दब्बू बनकर खड़ा है। EU नाम की संस्था का हाल भी UN जैसा है। यूरोप अमेरिका के हर कदम का स्वागतकर्ता बनकर रह गया है। हमने आपको शुरू में मधुमक्खी के छत्ते का उदाहरण दिया। इस वक्त दुनिया के छत्ते को छेड़ दिया गया है। चारों तरफ मधुमक्खियां उड़ रही हैं। न सवालों से आप जवाब तक पहुंच पा रहे हैं, न जवाब से कुछ समझ आ रहा है। दुनिया सवालों से टकरा रही है और भारत चुप्पी के पीछे छिप रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।